अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल, पार्टियां, शानदार घर, उनके द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए जा रहे अत्याचार, बेईमानी, षड्यंत्र, ये सारी चीजें हम सब ने रानी लक्ष्मीबाई, लगान, मंगल पांडे, RRR और थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवीज में देखी हैं। लेकिन फिल्मों में कितना सच है, कितना झूठ, ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बॉस, अगर आप जानना चाहते हैं कि 200 सालों तक राज करते हुए हिंदुस्तान में अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया, हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को लूटा, ये हम सब जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग कहते हैं कि टेलीफोन, पोस्ट कार्ड सर्विस, रेलवे और भी तमाम चीजें अंग्रेजों ने ही भारत को दी हैं, और ये सच भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये सब करने के पीछे ना तो अंग्रेजों के इरादे नेक थे, ना ये सारे विकास भारत के लोगों के लिए किए गए थे। इन सारे विकास का एक ही मकसद था, भारत में उनकी लाइफ स्टाइल सुधारना। ब्रिटिश सरकार में भेदभाव की कोई सीमा नहीं थी। अंग्रेज भारतीयों के साथ साथ दूसरे यूरोपियन लोगों जैसे फ्रेंच, डच और पुर्तगीज के साथ भी भेदभाव करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब हमारे देश के लोगों में ना तो काले गोरे जैसे भेदभाव थे और ना ही हमारे देश के लोगों में अंग्रेजों का कोई डर था। हम जिस अत्याचारी अंग्रेज सरकार को जानते हैं वो काफी बाद में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को उपनिवेश यानी कॉलोनी घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने कब्जे में लिया, तब उन्होंने भारत के लिए सूबेदार नियुक्त किए। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही थी, बाद में वो शासन भी करने लगी। इसके साथ ही शुरू हुआ भेदभाव। ब्रिटिश सिर्फ स्किन कलर के आधार पर ही खुद को महान नहीं मानते थे, क्योंकि वो बाकी वाइट लोगों से भी खुद को सबसे ऊपर मानते थे। और ऐसे में दो अलग अलग देश के यूरोपियन भी शादी नहीं करते थे। ऐसे में भारतीयों के साथ कितना ज्यादा भेदभाव होता रहा होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रिटिश लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा था मनोरंजन, जिसमें क्रिकेट, शिकार करना, पार्टी जैसी चीजें शामिल थी। शिकार करना अंग्रेजों के बीच एक पॉपुलर खेल माना जाता था। शेर, बाघ, हाथी, हिरन जैसे जानवर जो ब्रिटेन में नहीं पाए जाते थे, इनका खुलेआम शिकार होता था। और अंग्रेजों के शिकार करने का तरीका भी बहुत अलग था। अंग्रेज जंगल में घुसकर जान जोखिम में डालकर एडवेंचर के लिए शिकार नहीं करते थे, बल्कि शिकार करने के लिए भी वो हिंदुस्तानियों से मेहनत करवाते थे। उस समय की फोटोज और वीडियोस को देखने से पता चलता है कि अंग्रेज शेर या बाघ का शिकार कैसे करते थे। शेर या बाघ का शिकार करने के लिए पहले वो किसी शेर या बाघ को टारगेट बनाते थे। ये टारगेट खोजना भी किसी भारतीय का काम ही होता था। फिर उस शेर के एरिया के आसपास हाथियों पर सवार होकर एक घेरा बनाया जाता था। धीरे धीरे उस गोले को छोटा किया जाता था, जब तक कि शेर दिखने ना लगे। फिर एक हाथी पर सवार भारतीय को गोले में भेजा जाता था, ताकि शेर झाड़ियों से बाहर आए। फिर निशाना देखकर एक अंग्रेज आदमी बंदूक चलाकर शेर को मार देता था। हिरन या बाकी शाकाहारी जानवरों के शिकार के लिए जंगल में कुछ आदमी कैंपिंग करते थे। इस दौरान टेंट से लेकर हथियार और खाने पीने के सामान तक सब कुछ भारतीय ही ढोते थे। शिकार पर ले जाना किसी नए अंग्रेज का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। शिकार के बाद क्रिकेट अंग्रेजों का सबसे पसंदीदा खेल था। लगान मूवी में आप सबने देखा ही होगा कि किस तरह के मैच खेले जाते थे। कई बार तो मैच के साथ साथ टी पार्टी भी रखी जाती थी।
ये टी पार्टी अंग्रेजों में मिलने जुलने का सबसे अच्छा तरीका होता था, खासकर बैचलर लड़कों के लिए जो अपने लिए भारत में ब्रिटिश पत्नी तलाश कर रहे थे। इसके साथ ही अंग्रेज टी पार्टी और लंच को भी काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाते थे, जिसमें अपने जानवरों से लेकर गुलामों तक का दिखावा करना आम बात थी। दावत में ज्यादातर यूरोपियन खाना और वाइन रखी जाती थी। ऐसे ही उस समय ब्रिटेन में रह रही अंग्रेज महिला और भारत में रहने वाली अंग्रेज महिला के जीवन में भी बहुत फर्क था। ब्रिटेन में रह रही महिलाओं को सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा मिला हुआ था और घर संभालने के अलावा उनका कोई काम नहीं होता था। उस समय ब्रिटेन में रहने का मतलब था खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बगीचा सजाना, बच्चों को पालना और मेहमानों के आने पर उनकी सेवा करना। वहीं भारत में रहने पर घर और बाहर हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। ये मेन कारण था जिसे ब्रिटिश महिलाएं अपने पति के साथ उनके कॉलोनी में रहना पसंद करती थी। एक एवरेज अंग्रेज के घर में 5 या 10 नौकर होते थे। सोशल स्टेटस और गरिमा के अनुसार नौकरों की संख्या बढ़ाई घटाई जाती थी, लेकिन लगभग हर अंग्रेज महिला को ये 5 सुविधाएं मिलती ही थी। पहली, लग्जेरियस लाइफ स्टाइल। उन्हें बड़े बड़े घरों में रहने का मौका मिलता था। इन घरों में उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती थी जो ब्रिटेन में भी थी, जैसे बार टब, लाइब्रेरी, सनरूम या रीडिंग रूम आदि। इसके साथ उनके सभी जरूरतों के लिए आसपास कई नौकर मौजूद थे और ये सारे नौकर कौड़ियों के दाम पर रखे जाते थे। उस समय गुलामी बहुत ही आम थी। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक सभी तरह के गुलाम जानवरों जैसे खरीदे बेचे जाते थे। दूसरा था समाज में ऊंचा स्थान मिलना। भारत में स्किन कलर को लेकर भेदभाव होना शुरू हो गया था, जिससे अंग्रेज औरतों को भारतीयों से बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी और उन्हें ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था। भारत में अंग्रेज औरतों के पास पावर और कंट्रोल भी था, जो कि उन्हें ब्रिटेन में नहीं मिलता था। ब्रिटेन में वो आम औरतें थी, लेकिन भारत में उनके पास मालकिन या साहब का दर्जा होता था। तीसरा था कल्चर और हॉबीज तक पहुंच। घर के काम ना होने के कारण औरतों के पास काफी टाइम होता था, जिसका इस्तेमाल आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर सीखने के लिए किया जाता था। भारत में रहने पर अंग्रेज औरतें अपने हॉबीज पर काम कर सकती थी। इसके साथ ही औरतें शिकार देखने भी जाया करती थी। चौथा था समाज सेवा। वैसे तो अनी बिसेंट, जो एक अंग्रेज समाजवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, इनके जैसे कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर अंग्रेज महिलाओं ने भारत के लिए कुछ खास नहीं किया। लेकिन चैरिटी करना, हॉस्पिटल में वॉलेंटियर करना, अंग्रेज कम्युनिटी के बीच इवेंट ऑर्गेनाइज करने जैसे कई काम अंग्रेज महिलाएं किया करती थी। पांचवा फायदा था ट्रेवल करना। भारत आने का मतलब था आधी दुनिया का चक्कर लगाना। भारत में रहने वाली अंग्रेज औरतें न सिर्फ भारत घूमती थी, बल्कि शिप से दूसरे देशों में भी घूमा करती थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। ये सारी चीजें महिलाओं को ब्रिटेन में नहीं मिलती थी, इसलिए महिलाओं को भारत पसंद था। हाँ, लेकिन भारत में अंग्रेज औरतों के पास जिम्मेदारियां भी होती थी, जैसे कि सोशल स्टेटस को मेंटेन करना, अपने आप को ब्रिटिश परंपरा के अनुसार रिप्रेजेंट करना और बड़ी बड़ी पार्टियों को होस्ट करना। ब्रिटेन एक ठंडी जगह है और ऐसे ठंडे मौसम में रहने वाले अंग्रेजों के लिए पंजाब, मद्रास, बंगाल जैसी टेरिटरीज में गर्मियों के मौसम में रहना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो गया था। बहुत से ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां पर आज हम सब लोग जाते हैं। उन जगहों को अंग्रेजों ने ही बसाया था, जिनमें नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, ऊटी, मुन्नार, दार्जिलिंग और शिमला शामिल है।
इन सारी जगहों का आर्किटेक्चर हमें आज भी अंग्रेज शासन काल की याद दिलाता है। ये सारे शहर अंग्रेजों ने ही बसाए हैं। अंग्रेजों के लिए भारत की गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। गर्मियों से बचने के लिए ही अंग्रेजों ने हिमालय में घर बनाने शुरू किए, जैसे कि शिमला को अंग्रेजों की समर कैपिटल भी कहा जाता था। शिमला का आर्किटेक्चर ही नहीं, वहाँ के कल्चर में भी आज आपको अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस दिख जाएगा। भारत में सबसे अच्छी तरह क्रिसमस शिमला में ही मनाया जाता है। दूसरा मुख्य शहर था नैनीताल। ये लखनऊ और दिल्ली के पास था। पहले से बसे बसाए शहर में अंग्रेज नहीं जाते थे। ज्यादातर पहाड़ी गांव पर वहां के राजा का राज्य होता था। इनमें अल्मोड़ा एक मुख्य उदाहरण है। राजा के साथ अच्छे रिश्ते न होने के कारण अंग्रेजों ने एक शहर ही बना लिया। हिमालय में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए थे। ऐसे में अंग्रेजों ने जंगल काटकर नए शहर बनाए, जिनमें से नैनीताल एक था। नैनीताल के लिए कहा जाता है कि झील के किनारे नैना देवी का मेला लगता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता था। शिकार खेलते समय किसी अंग्रेज ऑफिसर की नज़र नैनीताल की खूबसूरती पर पड़ी और तब वहाँ अंग्रेजों की छुट्टियों के लिए बड़े बड़े बंगले बनाए गए। इन शहरों में अंग्रेजों ने बंगलों के साथ साथ चर्च, टाउन हॉल और घंटा घर भी बनवाए। दार्जिलिंग भी अंग्रेजों द्वारा बसाया गया एक शहर है, जो कोलकाता की गर्मी से राहत पाने के लिए बनाया गया था। यहाँ अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कॉफी और चाय बागान भी शुरू करवाए। पहले इन फसलों को भारत में नहीं उगाया जाता था, लेकिन आज भी दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। ब्रिटिश शासन काल में आम आदमी की स्थिति तो बहुत खराब थी, लेकिन जमींदार और राजाओं के साथ अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे। कई राज्यों में तो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां राज करती थी, जो अंग्रेजों को टैक्स दे रहे थे। कई राजाओं को अंग्रेज शासन काल में राजा का पद मिला हुआ था। ऐसे राजाओं के महलों में भी अंग्रेजों के लिए पार्टी और क्रिकेट जैसे प्रोग्राम कराए जाते थे। आम भारतीयों को तो काफी सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज अधिकारी अपने आप को हिंदुस्तानियों से ऊपर समझते थे। ऐसे में वनली वाइट क्लब जैसी जगहों पर भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी, ताकि अंग्रेज और भारतीय समुदाय के बीच फर्क साफ बना रहे। स्कूल कॉलेज भी अंग्रेज बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव होते थे, जिनमें ब्राउन या भारतीय बच्चों का घुसना सख्त मना था, जो सोशल डिफरेंस को बढ़ावा देता था। रॉलेट एक्ट जैसे भेदभाव करने वाले कानून जातिवाद नीति को बढ़ावा देते थे। कुछ अंग्रेज ऑफिसर भारतीयों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते थे, जो उनकी नफरत को साफ दिखाता था। काम के अलावा अंग्रेज शासक भारतीयों से कोई संबंध नहीं रखते थे। अंग्रेजों को राजाओं के साथ मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आम हिंदुस्तानियों से वो भेदभाव किया करते थे, जिससे पता चलता है कि पैसा भी भेदभाव का एक बड़ा कारण था, जबकि आम भारतीयों के गरीब होने का कारण अंग्रेजों की नीतियां ही थी, जैसे कि बहुत ज्यादा टैक्स लेना, कृषि पर रोक टोक करना और सिविल सर्विसेज में भारतीयों को नौकरी ना देना। ये कुछ वजह थी जिससे लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे। तो बॉस, कॉलोनियल समय में भारत की हालत ऐसी थी जैसे कि एक ही समय में यहाँ दो तरह की जिंदगियां चल रही हों। एक तरफ भारतीय थे जो अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए तरस रहे थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो भारत में जैसे लंबी छुट्टियां बिता रहे हों। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा थी। गुलामों को घरों के कामों से लेकर सेक्स स्लेव बनाने तक खरीदा जाता था। अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ कि आज भी हम भारतीय उनके दिए गए चीजों और विचारों से नहीं उभर पा रहे हैं, चाहे वो भेदभाव हो, शिक्षा नीति हो या सरकार।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।